पे क्या आ जाएंगे, साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, एक पेयर इधर डोनेट होगा, एक इधर आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी है, फिर एस है, और फिर आपके पास दो पीछे क्या रहेंगे पीस की, एक डी एक एस और दो पीस, ये आपके पास कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, DsP2। सो राइट ऑप्शन वुड बी 10। तो आप देख सकते हैं कि जो जिंक के केस में डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो अगर वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो इनको हम क्या कहते हैं कि दीज आर नोन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। सो जिंक वुड बी द राइट स्टूडेंट। वेलकम टू IM केमिस्ट, दिस इज इमरान। और आज की जो वीडियो है इसमें हम चैप्टर नंबर 6 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द मॉक टेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MD-CAT। जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं सेकंड ईयर के या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो इंशाल्लाह आपके लिए जो MCQs हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा बाकी जो एकेडमीज़ के MCQs हैं वो आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ स्टार एकेडमी स्किप्स के, और बाकी जो MD-CAT की रेफरेंस बुक है वहाँ के MCQs मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं, वहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। MCQ नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ हेमेटाइट। अब हेमेटाइट जो है ना दैट इज़ द ओर ऑफ आयरन। ठीक है, और क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, और जो है वो चीज़ होती है जहाँ से हम किसी भी मेटल को फिर प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं। और क्या होता है, जहाँ पे मेटल के साथ इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो लगी होती हैं, फिर हम मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस करके स्पेशली मेटलर्जी करके क्या करते हैं, मेटलर्जी करके उनकी सेपरेशन करते हैं। सो हेमेटाइट जो है दैट इज़ द ओर ऑफ आयरन, और इसका फार्मूला जो होता है दैट इज़ Fe2O3। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन, Fe2O3, दिस इज़ द हेमेटाइट। MCQ नंबर 2, विच इज़ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखें ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, दूसरा होता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए याद रखें कि डी ऑर्बिटल जो है उसमें 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब उनको आप क्या कहते हैं कि दीज आर नॉन एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये कौन से होते हैं, दीज आर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन अगर डी कम्प्लीटली फिल हो जाए तो वो कौन से होते हैं, दीज आर द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज आर द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो कुछ यूँ होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। तो आप देख सकते हैं कि जो जिंक के केस में डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो अगर वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो इनको हम क्या कहते हैं कि दीज आर नॉन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। सो जिंक वुड बी द राइट ऑप्शन। जो आपके पास ग्रुप है ना, ग्रुप 2b, ग्रुप 2b, उसमें आपको नज़र आएगा जिंक, उसमें आपको नज़र आएगा कैडमियम, उसमें आपको नज़र आएगा मरकरी। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, कैडमियम का एटॉमिक नंबर होता है 48 और मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80। सो ये तीनों जो हैं जो ग्रुप 2b के एलिमेंट्स हैं, दीज ऑल आर नॉन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक, बाकी जो है क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया और आयरन हो गया, इनको क्या कहते हो, दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। और कौन से, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अलावा जो मैंने किप्स की वीडियो शेयर की है ट्रांजिशन एलिमेंट की, आप वो देखें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और भी बेहतर से क्लियर हो जाएंगे। MCQ नंबर 3, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज इन विच कंपाउंड। अब इसमें से बताएं कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर मैंगनीज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपके पास है K2MnO4, K2MnO4। ठीक है, अब पोटाशियम ग्रुप 1 का मेंबर है। ठीक है, 2 टाइम पोटाशियम है तो हम यहाँ पे 2 टाइम पोटाशियम कर देंगे। मैंगनीज़ का ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करना है तो हम इसकी जगह सिर्फ मैंगनीज़ कर देते हैं, या आप X कर सकते हो। ऑक्सीजन 4 टाइम है तो हम इसको 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन कर देते हैं। एज अ होल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल फॉर्म में है, तो इसके ऊपर जो स्टेट है वो कुछ नहीं है, तो ज़ीरो हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अब पोटाशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो इसके ऊपर चार्ज होता है +1। इसी तरह मैंगनीज़ की जगह पे आप मैंगनीज़ लिखो या X लिख दो, और ऑक्साइड ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, सो दैट इज़ इक्वल टू 0। 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ तो +2 बन जाएगा, ये x हो जाएगा, और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट वुड बी इक्वल टू -8, सो एंड टर्न दैट वुड बी इक्वल टू 0। अब ये x यहाँ पर रह जाएगा, -8 दूसरी साइड पे जाएगी इक्वेशन के, +8 बन जाएगा, +2 इधर आएगा तो ये -2 बन जाएगा, +2 -2 दैट वुड बी +6। तो इसका मतलब है कि जो पहले वाला है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज़ की क्या है, +6 है।
KMnO4 अगर आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हो। KMnO4 पोटाशियम के ऊपर चार्ज +1 है, प्लस मैंगनीज की जगह पे X लिखते हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है, एज अ होल न्यूट्रल है तो इसके ऊपर 0 कर दें। अब ये +1, ये +x, ये -8, दैट वुड बी इक्वल टू 0। x को यहीं पे छोड़ दें, -8 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +8, और ये +1 उधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास आंसर +7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो दैट इज़ +7, ठीक है। यहाँ पे +6 है, यहाँ पे आपके पास +7 है। उसके बाद MnO2 में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर स्टेट होती है -2। अगर इसके ऊपर -2 स्टेट है तो यहाँ पे +2 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंगनीज के ऊपर स्टेट है +2। MnO2 में क्या सीन होगा, MnO2 में ये है कि ऑक्साइड के ऊपर चार्ज -2 है, सो 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो दैट वुड बी इक्वल टू -4। अगर ये -4 है तो यहाँ पे +4 होना चाहिए, ठीक है, तब जाके इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी। हेंस वी कैन से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 4 है। तो अब सारे के ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने फाइंड करके बता दिए, तो अब आप खुद डिसाइड करें कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है। सो +7 इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंगनीज़ की एबिलिटी होती है कि ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। नंबर 4, द ट्रेस मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज़। अब इंसुलिन के अंदर ट्रेस मेटल जो मतलब जो लिमिटेड अमाउंट में, बहुत थोड़े अमाउंट में पाया जाता है, वो कौन सा मेटल है? सो दैट इज़ द जिंक। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन। ये क्या है? दिस इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन। और याद रखें कि इस इंसुलिन के अंदर हमारे पास 2 चेन होती है अमाइनो एसिड की। प्रोटीन्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन मिलकर बने होते हैं अमाइनो एसिड से, ठीक है। किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। अब ये जो इंसुलिन है प्रोटीन, ठीक है, इसके अंदर 2 चेन होती हैं अमाइनो एसिड्स की। एक है इसमें 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, दूसरा जो आपके पास है इसके अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ सल्फ़र बॉन्ड के साथ, ठीक है, सल्फ़र एटम के थ्रू एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। अब यहाँ पे जिंक जो है, जिंक इंसुलिन जो है उसकी सिक्रीशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जिंक क्रिस्टल। इंसुलिन जो है उसकी जिंक क्रिस्टल, ठीक है, इंसुलिन जो है उसकी सिक्रीशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जिंक क्रिस्टल। और जिंक जो है ये इंसुलिन को स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देता है, ठीक है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है इंसुलिन का वो बरकरार रखने के लिए जिंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम होता है उसका एज अ को फैक्टर भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। सो द ट्रेस मेटल दैट इज प्रेजेंट इन इंसुलिन इज जिंक। MCQ नंबर 5, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्सेस। ये आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकल की क्या होगी। तो निकल के साथ 4 एटम्स 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, NiCN4 एज अ होल। इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? -2। अब ये जो है इसको क्या कहते हो? दिस इज़ नोन एज लिगेंड। अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी हुई तो मेरा लेक्चर देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल के साथ पढ़ाई है। और मज़े की बात यह है कि ये मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन के ही टॉपिक्स हैं, लिगेंड। और ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, या आयन की फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि बीच में आयन बना लेता है। एनीवेज, सेंट्रल मेटल एटम। और ये आपके पास क्या है? लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है? वो स्पीशी होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? ये सेंट्रल मेटल एटम ये आयन को डोनेट करता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एनीवेज, हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि भाई इसमें बताएं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन सॉरी क्या होगी। तो ये निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है ना दैट इज़ 28। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ही हो जाएगी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 एंड 3d। 8 सिस्टम है तो 3d ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गई है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 3d, डी के अंदर क्या होता है? 5 सब ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, ये 4 और ये 5। और उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 4s, और फिर हमारे पास हो जाएगा 4p 3 px py और pz। अब यहाँ पे निकल जो है इसके डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 4s के अंदर आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और 4p जो है ये हमारे पास एम्प्टी
मौजूद है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो निकल की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना दैट इज़ +2। किस तरह होगी, हम लिखेंगे निकल, साइनाइड आयन कितने हैं 4 हैं, तो 4 इंटू साइनाइड आयन दैट इज़ इक्वल टू -2। एज अ होल जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर चार्ज क्या है -2, तो हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे -2 लिख देंगे। अब निकल +4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। साइनाइड आयन के ऊपर जो चार्ज होता है ना दैट इज़ -2। अब निकल इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से कितना आएगा -4 आएगा, तो उधर जाके क्या बन जाएगा +4 और +4 -2, तो निकल के ऊपर जो चार्ज होगा दैट वुड बी +2। तो निकल यहाँ पे क्या है +2 स्टेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब +2 स्टेट के लिए निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये +2 के लिए, ये निकल एटम के लिए, उसमें d ऑर्बिटल जो है 3d ऑर्बिटल वो इंटैक्ट रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। लेकिन 4s जो वैलेंस शेल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि निकल +2 चार्ज, +2 का मतलब कि निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हुए हैं, लूज़ किए हुए हैं, तभी जाके इसके ऊपर चार्ज क्या है +2 चार्ज आ गया। अब याद रखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, साइनाइड लिगेंड है, ठीक है, CN साइनाइड लिगेंड, इसको क्या कहते हो, साइनाइड लिगेंड। अब साइनाइड लिगेंड के अबाउट याद रखेंगे दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप स्टूडेंट शायद FSC के हैं, तो आपको शायद इस बात की यहाँ पे में भी समझ ना आए, बहुत अगर ब्रिलियंट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप मेरी वीडियो देखें जहाँ मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ाए हुए हैं, उसमें मैंने आपको लिगेंड्स पढ़ाए हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक हैं। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, ये जो D के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये पेयर अप कर देगा, उनको क्या कर देगा, ये पेयर अप कर देगा। तो हमारे पास जो D है इसकी कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और यहाँ पे ये 8। ये जो है ये एम्प्टी रह जाएगा। अगर ये एम्प्टी रह जाएगा तो यहाँ पे एक साइनाइड आयन आएगा, लिगेंड आएगा आयन की फॉर्म में, एक साइनाइड यहाँ पे आएगा, 2 हो जाएंगे, एक तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, एक पेयर इधर डोनेट होगा, एक इधर आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा ऑर्बिटल है, D है, फिर S है और फिर आपके पास 2 पीछे क्या रहेंगे पीस की। देखें ये हमारे पास D ऑर्बिटल हो गया, ये S हो गया, ये 2 पीस हो गए, तो एक D, एक S और 2 पीस, ये आपके पास कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, ये DsP2। सो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर D। DsP2 जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइन हैज़ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब इसको दोबारा से करना पड़ेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन आपने समझना है इसको। निकल है, मैंगनीज है, कोबाल्ट है और आयरन है, तो आपने क्या करना है, इनके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेकर आना है, फिर इनके अंदर आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको भी चेक करना है। अब यहाँ पे निकल जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। स्टूडेंट इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका वॉइस जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d जो है उसमें क्या होता है, xy होता है, yz होता है, zx होता है 3d, x स्क्वायर y स्क्वायर होता है 3d, z स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब निकल हमसे पूछ रहा है एटॉमिक नंबर 28 है, तो इसकी देखें जब ये निकल +2 स्टेट में आएगा, हमसे +2 के बारे में पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब है इससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देना है। तो 28 में से आप 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो आपके पास 26 बन जाएंगे। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे, वो होंगे वैलेंस शेल से ना, तो 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, पीछे आपके पास रह जाएगा ये। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3d8 है ना, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप अपने पास नोट कर लें कि निकल +2 स्टेट में आपके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 2। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्जैक्टली सेम होगी, लेकिन एंड पे क्या होगा, 4s2 और 3d के अंदर क्या होगा, 3d अब xy वगैरह मैं नहीं लिख रहा है इसके साथ, ठीक है, 3d के मैं 5 लिख लेता हूँ इस तरह, ये 5। अब ये इसमें कोबाल्ट के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे,
7 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। लेकिन कोबाल्ट पॉजिटिव 2 स्टेट में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे 4s के, तो पीछे रह जाएंगे ये 3d के इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इस कोबाल्ट के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब ये पॉजिटिव 2 बनाएगा। मैंगनीज़ जो है इसके ऊपर मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर था 25, पॉजिटिव 2 स्टेट में हम फिर इसको देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s2 और 3d में क्या होगा 3d एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 3d जेड स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3d 5 है ना, तो ये 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे देखें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता भी है तो 4s से ही रिमूव होंगे। उसके बाद आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो ये हो जाएगा 4s2 और 3d के 5 बना लेते हैं 3d। अब आपने लेबल करने की ज़रूरत नहीं है अदरवाइज़ इस तरह, तो कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करें। लेबलिंग मैंने 2 की कर दी है, ठीक है, निकल और यहाँ पे मैंगनीज़ की मैंने कर दी है। अब यहाँ पे 3d 6 है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहाँ पे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये आयरन पॉजिटिव 2 स्टेट में आएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ से रिमूव हो जाएंगे, स्टिल ये आपके पास d ऑर्बिटल ऐसे ही रहेगा। तो अब देखें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर आ रहे हैं, निकल के अंदर आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में। कोबाल्ट पॉजिटिव 3 स्टेट पॉजिटिव 2 में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, और मैंगनीज़ पॉजिटिव 2 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आयरन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंगनीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंगनीज़ वुड बी द राइट ऑप्शन, और दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ कौन सा है कि व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। आप क्रोमियम के केस में याद रखें कि नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है आपने वो नहीं करनी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 4 क्रोमियम 4 3d4। ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 और 3d4। अगर आपने ये वाली चूज़ की जिस तरह आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी सही होगी 4s1 और 3d5। ये जो s का एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम 3d के अंदर ले आते हैं तो 3d5 हो जाता है। अब आपको ये पता है कि s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2। अगर आप इसको हाफ़ कर दो तो 2 का हाफ़ करो तो 1 बन जाएगा। अगर आपके पास s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब कम्प्लीटली फिल्ड हो या फिर वो हाफ फिल्ड हो, पार्शियली फिल्ड हो, तो वो ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हाफ फील्ड है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10। अगर आप इसको हाफ करोगे तो हाफ मींस 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो या 5 इलेक्ट्रॉन्स हो तब जाके डी ऑर्बिटल क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 3d5 इसलिए हम लिखते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसलिए करेक्ट जो होगी दैट इज़ 4s1 3d5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना दैट वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर द क्रोमियम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है, द ब्लैक इमेज ऑन एन एक्सपोज्ड एंड डेवलप्ड फोटोग्राफिक फिल्म इज़ कम्पोज्ड ऑफ। अब ब्लैक इमेज जो बनती है फोटोग्राफिक फिल्म में उसकी कंपोजिशन क्या होती है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सो दैट इज़ द सिल्वर मेटल। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 है, द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिपेंड अपॉन। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की जो बाइंडिंग एनर्जीज होती हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के केस में, पे नॉट केस में। आपने मैंगनीज़ के केस में देखा कि मैंगनीज़ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर आप इसका ग्राफ देखते हो अपनी बुक में तो आप देखो कि मैंगनीज सबसे टॉप में होगा। अब उसकी वजह क्या होती है कि इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 10 है कि मिल्ड स्टील कंटेन डैश। अब जो मिल्ड स्टील होता है उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, सो दैट इज़ 0.12 0.2। ठीक है, मिल्ड अगर आपके पास है तो 0.12 0.2% इसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, मीडियम स्टील। ठीक है, तो मीडियम स्टील की अपने पास जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट है कार्बन की, वो नोट कर लें, दैट इज़ 0.2 to 0.7%। और इसी तरह फिर हमारे पास हाई कार्बन स्टील होता है, तो हाई कार्बन स्टील के अंदर जो परसेंटेज होती है दैट इज़ 0.7 to 1.5%। तो ये अपने पास नोट कर लें अपनी नोट्स में। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 11 है, टू प्रिवेंट कोरोजन आयरन पाइप्स कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर आर कवर्ड विद जिंक बाय प्रोसेस ऑफ डैश। कहता है आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आयरन है। ठीक है, ये आयरन का मेटल है। आप क्या करते हो, आप इसको कवर कर लेते हो हर साइड से इस तरह। अब ये प्रोसेस जो है इसको क्या कहते हो,
दिस प्रोसेस इज़ नोन एज गिल्वेनाइजिंग। गिल्वेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जिंक मेटल लेते हैं और उसकी कोटिंग कर देते हैं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज गिल्वेनाइजिंग। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फोर्सेस हैं, ठीक है, फ़ौज है। अब फ़ौज क्या होती है, बॉर्डर के ऊपर बैठी रहती है और हम लोग अपने घर के अंदर बिल्कुल सेफ़ रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। तो सेम इज़ द केस विद जिंक, कि जब कभी एटमॉस्फेरिक रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन या वाटर वेपर्स वगैरह रिएक्ट करते हैं, आयरन के ऊपर अटैक करते हैं, तो जिंक जो है पहले उसका सामना करता है, ठीक है। आयरन आपके पास क्या है, +2 स्टेट में है, जिंक 0 स्टेट में, मेटालिक फॉर्म में है। अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है जिंक से और जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो जिंक जो है उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और आयरन जो है उसकी रिडक्शन हो रही होती है। आयरन इंटैक्ट रहता है, जिंक जो है वो ख़राब हो रहा होता है। इसलिए इसके लिए एक लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, सैक्रिफिशियल कोरोजन, ठीक है। सेक्रीफाइस किसको कहते हैं, सेक्रीफाइस कहते हैं कुर्बानी देने को। जिंक क्या कर रहा होता है, यहाँ पे कुर्बानी दे रहा होता है, किसके लिए, आयरन को, ताकि आयरन ख़राब ना हो। पहले कौन होता है, जिंक ख़राब होता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम इन अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डैश। अब कहता है कि आपके पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, लाइक आपके पास निकल है, यहाँ पे एक CN है, यहाँ पे एक CN लिगेंड है, यहाँ पे CN लिगेंड है और यहाँ पे CN लिगेंड है। अब ये क्या कर रहे होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड को क्या कहते हो, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब कहता है कि ये जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं लीगेंड, इनको क्या कहते हो, दे आर नोन एज लीगेंड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर है दैट इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब ये जो एटम है, ये कहता है कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल रहे हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले रहा है लीगेंड से, इसको क्या कहते हो, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 13 है, ग्रुप 6b ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन डैश। अब ग्रुप 6b का हमसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। सो दैट इज क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो है ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 2b से, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि ये जिंक जो है ग्रुप 2b से बिलोंग करता है। आयरन की जो फैमिली है इसके अबाउट याद रखें कि ये बिलोंग करता है ग्रुप 8b से, और मैंगनीज जो है ये बिलोंग करता है ग्रुप 7b से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ है, दैट इज़ द MCQ नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि टिपिकल ट्रांजिशन मेटल कौन सा है। सो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसमें जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से 9 तक होने चाहिए, चाहे वो आयोनिक स्टेट के अंदर हो, चाहे वो फिर मेटालिक स्टेट के अंदर, नॉर्मल स्टेट के अंदर हो। सो ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट। ये जो कोबाल्ट है ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। स्कैंडियम हो गया, ये यट्रियम हो गया, रेडॉन तो आपके पास ग्रुप 2b का एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव। तो स्कैंडियम की एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। स्कैंडियम जैसे आपके पास है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। अब अगर ये स्कैंडियम है, आप जो है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम पॉजिटिव 3 स्टेट में आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिलीज़ होंगे, पहले 4s के, और फिर d का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा ना। तो जब ये स्कैंडियम पॉजिटिव 3 स्टेट में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो d ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह हो जाएंगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह आ जाएंगी। ये p ऑर्बिटल के अंदर जिस तरह फॉल करेगा, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ p ऑर्बिटल की तरह फिर कंसिडर की जाएंगी। सो दैट इज़ वाई ये जो स्कैंडियम हो गया, यट्रियम हो गया, इनको हम कहते हैं कि दीज आर नॉन एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 15, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनियम इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज। अब आपके पास ये बीच में क्या है, प्लैटिनियम है, इसके एक साइड पे क्या लगा हुआ है, एमोनिया लगा हुआ है, दूसरे साइड पे भी क्या लगा हुआ है, एमोनिया लगा हुआ है, तीसरे साइड पे भी एमोनिया लगा हुआ है, चौथे साइड पे भी एमोनिया लगा हुआ है, क्योंकि एमोनिया कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। एक इसके पास क्लोरीन है, दूसरा आपके इसके पास नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। तो अब देखें कितने ग्रुप हैं,
ये सारे के सारे जो हैं इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसको डोनेट कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। तो कितने एटम हैं या ग्रुप ऑफ एटम है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं जो कि प्लाटिनियम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 6 ही होगा। सो स्टूडेंट दीज वर द MCQs। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से अच्छे समझाने की। अगर फिर भी कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।